ये कहानी पाकीज़ा आंचल हिंदी कहानी और कहानी विद माही के ओनर की अनुमति से अपलोड की जा रही है। तो प्लीज़ इस कहानी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, वरना ओनर की तरफ से स्ट्राइक दिया जाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। मुझे लगता है जैसे तुम्हें यहाँ रखकर मैंने सबसे बड़ी गलती की है। उसके लहजे में गुस्से की गर्मी और तंज की चुभन साफ झलक रही थी। मगर जैसे ही उसने सामने खड़ी उस लड़की की तरफ गुस्से से नजरें घुमाई, पहली बार वो ठिठक गया था। उसका चेहरा जैसे वक्त ने पल भर के लिए थमकर उस सादगी को निहारा हो। दूध जैसी सफेदी लिए वो रंग, उस पर माथे और गर्दन के पास चमकती पसीने की बूंदें, जैसे चांदनी में कोई मोती पिघलने लगा हो। एक पल के लिए वो गुस्से को भूलकर बस उसे ही देखता रह गया था। श्रद्धा के चेहरे पर डर और शर्म की मिलीजुली परछाई साफ झलक रही थी, मगर उस मासूम घबराहट में भी ऐसा कुछ था जो आकाश को बांध रहा था। जैसे उसकी निगाहें उसके चेहरे से नीचे सरकने लगीं, आकाश की सांसों की रफ्तार और भी तेज होती चली गई थी। उसके सीने तक खुली शर्ट के बटन और उसमें से झांकती सांस लेती हुई उसकी कोमल त्वचा उसे बेचैन कर रही थी। वो खूबसूरती का दीवाना था, मगर इस वक्त ये दीवानगी हदें पार कर रही थी। सामने खड़ी ये मामूली सी लड़की जो इस आलीशान रेस्टोरेंट में सिर्फ एक वेटर थी, उस वक्त उसकी नजरों में एक हुस्न की मूरत बन चुकी थी। वो अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ एक अजीब सी बेचैनी से उसे घूर रहा था। श्रद्धा की आवाज ने जैसे उस नजरों के तपिश को तोड़ने की कोशिश की थी। कांपते हुए वो बोली, सर सॉरी, मैं सच में माफ़ी चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। पता नहीं कैसे ये ड्रिंक गिर गई आपके कपड़ों पर। वो अब भी घबराकर अपने हाथों से आकाश के सीने पर गिरी हुई ड्रंक को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो जिस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है, वो तो और भी ज़्यादा भड़क रही थी। आकाश की नज़रें उसकी उंगलियों के हर स्पर्श को महसूस कर रही थीं, जैसे हर लम्हा उसके वजूद में बहता जा रहा हो। श्रद्धा ने जैसे ही नज़रें उठाकर उसकी आंखों में देखा, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह तक को छू लिया हो। वो तुरंत पीछे हटी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। आकाश ने उसका हाथ थाम लिया था। उसके हाथ की पकड़ सख्त थी और नज़रें अब भी उसके वजूद पर ही किसी भूखे शिकारी की तरह दौड़ रही थीं। एक हाथ में सिगरेट थी जिसे वो बेपरवाही से हवा में झुलाता जा रहा था, और दूसरे से वो उसकी कलाई को थामे हुए था। श्रद्धा के पूरे वजूद में एक सिहारन सी दौड़ गई, जैसे किसी ने उसके शरीर में बर्फ डाल दी हो। वो घबरा कर पीछे हटना चाहती थी, खुद को छुड़ाकर अपना हाथ सीने पर रखती हुई कांपती आवाज में बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मगर आकाश अब तक अपने भीतर के हैवान को जाहिर कर चुका था। वो उठ खड़ा हुआ और उसके पास आकर धीमे मगर दबंग लहजे में बोला था, देखो लड़की, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो तुम्हें यहाँ वेटर बनकर काम नहीं करना पड़ेगा। मुझ जैसा अमीरजादा तुम्हारे हुस्न से अपनी आंखें ठंडी किए बिना नहीं रह सकता। तो सोचो यहाँ आने वाले मर्द तुम्हें किस नज़रों से देखते होंगे। श्रद्धा डर और अविश्वास के साथ उस शख्स को देखने लगी जो चंद पल पहले हैवानियत की हद पार कर रहा था और अब अपनी बातों में किसी झूठी हमदर्दी का जहर घोल रहा था। वो बोली, मतलब क्या है आपका कहने का? तभी आकाश ने अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाली और एक एक करके टेबल पर रखनी शुरू कर दी थी। पूरे 4 लाख रुपये हैं, वो गंभीरता से बोला था। अगर तुम मेरी बात मानती हो और रोजाना शाम 3 बजे मेरे प्राइवेट रूम में मेरी सर्विस करती हो, तो ये पैसे तुम्हारे होंगे। तुम्हारी शर्ट के जो 2 बटन खुले हुए हैं, अगर वो और नीचे तक खुल जाएं, तो मैं तुम्हें नोटों से लपेट दूंगा। ये अल्फाज जैसे श्रद्धा के कानों में गर्म शीशा बनकर उतरे थे। उसके पैरों से जमीन खिसक गई थी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे, मगर अगले ही पल उसमें एक तूफान उठ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, गुस्सा और अपमान की आग थी। उसने बिना सोचे बस एक पल की तिलमिलाहट में एक जोरदार थप्पड़ आकाश के चेहरे पर जड़ दिया था। वो थप्पड़ सिर्फ उसकी हथेली से नहीं, उसकी आत्मा के हिस्से से आया था, जहां सालों की चुप्पी, अपमान और टूटन दबी हुई थी। थप्पड़ की आवाज़ पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी, जैसे किसी ने सन्नाटे के सीने को चीर दिया हो। पल भर के लिए सब कुछ थम सा गया था। चम्मच थाली में गिरना भूल गई थी,
लोग अपनी कुर्सियों पर जमे रह गए थे और पीछे से आ रही वेटर की ट्रे उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई थी। जमीन पर बिखरी प्लेट और कांच के टुकड़े जैसे इस पल की बिखरी हुई मर्यादा के गवाह बन गए थे। हर आंख उस ओर मुड़ी हुई थी जहां एक आम सी दिखने वाली लड़की ने शहर के सबसे रईस आदमी पर हाथ उठाया था। एक ऐसा आदमी जिससे लोग डरते थे, जिसकी एक नज़र पर सब झुक जाते थे। पर आज वही आदमी खामोश खड़ा रह गया था। उसका गाल जल रहा था, मगर उससे ज्यादा उसकी अहंकार की दीवारें हिल चुकी थीं। पर आकाश वो नहीं था जो चुप रह जाए। उसके चेहरे की तपिश अब शर्म की नहीं, क्रोध की आग में जल उठी थी। उसकी आंखों में बुझी हुई इंसानियत नहीं, धधकती हुई मर्दानगी थी जो हार मानने के लिए नहीं बनी थी। वो बुरी तरह विफर उठा। अगले ही पल वो श्रद्धा की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसकी शर्ट को दोनों हाथों से इस तरह झटके से पकड़ लिया जैसे वो उसके स्वाभिमान को नोच लेना चाहता हो। एक के बाद एक सारे बटन टूटते गए। हर बटन के टूटने के साथ श्रद्धा की आंखों से विश्वास का एक एक कतरा भी गिरता गया। वो बस खामोश खड़ी रह गई थी। उसका शरीर कांप रहा था, मगर उससे ज्यादा उसका दिल कांप रहा था। एक थप्पड़ शायद उसके बदले की चीख थी, लेकिन जो जवाब उसे मिला था वो उसके औरत होने पर किया गया हमला था। उसकी आंखों से आंसुओं के कोरों तक आकर रुक गए थे, जैसे उन्होंने खुद से वादा कर लिया हो कि अब नहीं बहेंगे। भीड़ तमाशा देख रही थी, मगर श्रद्धा की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी ठान थी। जो आज टूटा था वो बटन नहीं था, उसका सब्र था। अरे ये क्या मुंह उठाकर अंदर चली आ रही हो? कुछ बताओ तो सही, नौकरी मिली या नहीं? जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं, मुझे तो यही लग रहा है कि आज भी खाली हाथ ही घर लौटी होगी। करिश्मा की बात सुनकर उसने एक गहरी सांस ली और चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। थकान जैसे उसकी रगों रगों में उतर चुकी थी। सामने ही उसका भतीजा करण खिलौनों से खेल रहा था, बिल्कुल निश्चित, जैसे उसे किसी और की परेशानी से कोई मतलब ही ना हो। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन पर्स में इतने भी पैसे नहीं थे कि एक बोतल पानी खरीद सके। अगर कुछ खा पी लेती तो आने जाने का किराया कहाँ से देती? मन मसोस कर वो बोली, करण पानी ला दो। करण ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या तुम्हारे पैर टूट गए हैं? जाकर खुद पी लो। ये सुनते ही उसके भीतर जैसे कुछ टूट सा गया था। जिस बच्चे को उसने हमेशा गोद में खिलाया था, वही अब इतनी बदतमीजी से जवाब दे रहा था। कहाँ वो सारा दिन धूप में नौकरी के लिए भटकती रही, और कहाँ ये बच्चा उसे इस तरह जलील कर रहा था। वो गुस्से से उठी और बोली, तुम्हें तमीज नहीं है करण बड़ों से बात करने की? मैं तुमसे कह रही हूँ पानी ला कर दो। क्या तुम्हें मेरी हालत दिखाई नहीं दे रही? मैं सुबह से भूखी प्यासी हूँ। वो आगे बढ़ी ही थी कि उसे डांट सके, मगर तभी भाभी कमरे में आ गई और बिना कुछ सुने उसे धक्का देते हुए चिल्लाई, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बावली हो गई हो क्या? मेरे बच्चे को क्यों काट खाने को तैयार हो? खबरदार जो दोबारा मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो। करण तुरंत अपनी माँ के पीछे छिप गया और नाटक करते हुए रोने लगा। अम्मा देखो, फूफी ने तो आते ही मुझे मारना शुरू कर दिया। आप इसकी शादी क्यों नहीं करवा देते? कितनी गंदी फूफी है, इनको इस घर से निकालो। वो रोता हुआ जोर से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चला गया और श्रद्धा हैरान सी खड़ी रह गई थी। उसकी आंखों के सामने मानो उसकी दुनिया बिखर गई थी। बस 12 साल का बच्चा और इतनी कड़वी जुबान, बिल्कुल अपनी माँ पर गया था। भाभी अब भी गरज रही थी और श्रद्धा बस मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई थी। भाभी मैंने तो बस इतना ही कहा था कि पानी लाकर दे दो, मेरा गला सूख रहा है। मगर भाभी ने तो बात काटते हुए ताना मारा, हाँ तो अपने पैर है ना, जाकर पी लो। जब इतनी दूर से चलकर आ सकती हो तो 2 कदम और चलने में कौन सी जान निकल जाएगी। और ये मत भूलो कि ये घर तुम्हारे बाप का नहीं है, मेरे पति का भी है। उसकी भी इसमें मेहनत और पैसा लगा है। खुद तो मर गए, तुम्हें मेरे सिर पर मूंग दाल दलने के लिए छोड़ गए हैं। श्रद्धा ने जैसे तैसे खुद को संभाला, किचन तक आई, पानी पिया और इधर उधर देखा तो पता चला कि सब कुछ खत्म हो चुका है। बर्तन खाली पड़े थे, सबके लिए रोटियां बनी थी, पर उसके हिस्से की कोई सोचने वाला ही नहीं था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कभी जो घर उसका सारा संसार था, वो अब उसके लिए एक गिलास पानी बचा था, ना एक रोटी। थक हार कर वो चुपचाप अपने कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और पलंग पर गिर पड़ी। उसका गला अभी सूखा था, मगर उससे ज्यादा उसकी आत्मा प्यासी थी, सम्मान की, अपनेपन की और एक छोटे से सहारे की। आंखें बंद करते हुए आंसू फिर से बहने लगे।
किसी सैलाब की तरह मानो दिल कह रहा हो अब और नहीं सहा जाता। श्रद्धा माँ बाप की इकलौती और लाडली बेटी थी, पूरे घर की रौनक। उससे बड़ा एक भाई था जिसे वो बचपन से ही अपना हीरो मानती आई थी। माँ की ममता और पापा की परवरिश ने उसे इस कदर संवेदनशील और आत्मविश्वास से भरा बना दिया था कि उसके चेहरे पर हर पल एक मासूम चमक हुआ करती थी। घर में सब उसे प्यार से गुड़िया बुलाते थे, मगर किसे पता था कि ये गुड़िया इतनी जल्दी टूटी हुई डिब्बी में बंद कर दी जाएगी, वो भी जिंदगी की बेरहम ठोकरों से। भाई पुलिस विभाग में एक बहादुर अफसर था। जब भी वर्दी पहनकर घर लौटता, श्रद्धा सबसे पहले दौड़कर उसे गले लगाती थी। उसे अपने भाई पर नाज था, शायद इसलिए जब एक दिन अचानक एक गैंगवार की खबर टीवी पर आई और फिर उसी शाम भाई की मौत की खबर घर पहुंची, तो श्रद्धा के दिल में जैसे किसी ने जिंदगी भर का सन्नाटा भर दिया हो। भाई की जान चली गई थी, भाभी की मांग उजड़ गई थी और घर पर मातम की ऐसी चादर बिछी जो फिर कभी हट नहीं पाई। हालात बस से बदतर तब हो गए जब 2 महीने बाद माँ बाप भी एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़कर चले गए। वो घर जहाँ कभी खुशियों की चहक सुनाई दिया करती थी, अब सन्नाटे की लाशों में भर गया था। भाभी अब और भी कड़वी हो चुकी थी, हर बात पर ताना देती, तुम्हारे भाई की पेंशन से घर नहीं चलता, बच्चे की फीस और बिजली का बिल ही मुश्किल से निकलता है, तुम भी अब बोझ हो इस घर पर। श्रद्धा हर बार चुपचाप सह लेती, मगर उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल उभरते रहे थे। क्या मैं सच में बोझ हूँ? उम्र सिर्फ 19 साल थी, पढ़ाई अभी अधूरी थी, मगर हालात ने उसे किताबों से पहले जिंदगी के फॉर्म भरने पर मजबूर कर दिया था। हर सुबह वो घर से निकलती, सिफारिशें ढूंढती, नौकरी के बोर्ड पढ़ने, मगर हर जगह से उसे वही जवाब मिलता, क्वालिफिकेशन कम है। एक दिन बेहद थक हार कर वो घर लौटी और आंख लग गई। जब नींद से जागी और मोबाइल उठाया तो उसकी नजर एक ऐड पर पड़ी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल में वेटर की जरूरत थी, तनख्वाह उम्मीद से भी कहीं ज्यादा थी। उसका दिल जैसे धक धक करने लगा था। उस पल पहली बार उसे महसूस हुआ था कि शायद किस्मत अब करवट लेने वाली है। चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। श्रद्धा जानती थी कि अंग्रेजी उसे अच्छे से आती है और उसका रंग रूप भी ऐसा था कि कोई भी पहली नज़र में उसे देखे तो एक पल को ठहर जाए। अगले दिन सुबह सुबह वो तैयार होकर बिना भाभी से कहे चुपचाप निकल पड़ी थी। शायद पहली बार बिना भाभी की तीखी बातों के उसका दिन शुरू हो रहा था। मन में एक अजीब सा सुकून था और एक उम्मीद भी कि शायद आज जिंदगी बदल जाएगी। जब होटल पहुंची तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने लंबी लाइन में खड़ी लड़कियों को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। सबकी ड्रेसिंग हाव भाव शहरी थे, चेहरे पर कॉन्फिडेंस झलकता हुआ, और वो गुलाबी शिफॉन की फ्रॉक में चूड़ीदार पजामे के साथ दुपट्टा ढंग से कंधे पर रखा हुआ था, जैसे किसी दूसरी दुनिया से गलती से यहाँ पर आ गई हो। भीड़ में खड़ी श्रद्धा का दिल बार बार खुद को समझा रहा था, बस एक बार अंदर पहुंच जाऊं फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर भीतर एक डर भी पड़ रहा था कि कहीं इंटरव्यू लेला कोई उसका ही हम नौजवान ना निकले तो क्या वो नजरें उठा भी पाएगी, क्या वो उसकी मासूमियत को समझ पाएगा या उस पर हंस देगा। उसे पता नहीं था कि उस इंटरव्यू रूम में सिर्फ उसकी डिग्रियां नहीं बल्कि उसकी मजबूरियां और उसकी आंखों की सच्चाई भी परखी जाएगी, और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी होटल में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा मोड़ जहां मजबूरी और मोहब्बत की राहें एक दूसरे से टकराने वाली थी। शुरुआत से ही उसे लड़कों से थोड़ी झिझक महसूस हुआ करती थी, मगर जब अंदर दाखिल हुई तो वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। जैसे ही उसने श्रद्धा को देखा तो बस देखता ही रह गया था। अब तक वो जितनी भी लड़कियां आई थी उसमें वो बात ही नहीं थी जो उसे चाहिए थी। उसे ऐसी वेटर चाहिए थी जो सिर्फ यहाँ आने वाले अमीर तरीन लोगों को सर्व कर सके और उनके ऑर्डर ले सके। श्रद्धा को देखकर वो उसे सिर से पांव तक घूटने लगा, फिर उसे अपने सामने बैठाकर थोड़ा सा इंटरव्यू लिया और बोला कि तुम्हें वो बात है जो मुझे दिख रही है। तुम अंग्रेजी अच्छे से बोल लेती हो, तुम्हारा लहजा साफ है, मैं तुम्हें नौकरी पर रख लेता हूँ, मगर हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म हमारे 5 स्टार होटल के मुताबिक ही पहननी होगी। जो यूनिफॉर्म उस श्रद्धा को दिखाया वो उसे थोड़ा अजीब सा लगा। वो कहने लगी कि सर, क्या ये यूनिफॉर्म मैं खुद किसी टेलर को ऑर्डर देकर तैयार करवा सकती हूँ? वो व्यक्ति कहने लगा कि नहीं, आपको यही पहनना होगा।
वो थोड़ी सकपका सी गई थी क्योंकि वो थोड़ी सटोल शरीर की मालिक थी। बचपन से ही वो ऐसी थी कि उसका भाई मोटी मोटी कहकर चिढ़ाया करता था, मगर वो वैसे भी अच्छी लगती थी। वो कहने लगी कि सर ये ड्रेस मुझे फिट नहीं आएगी, इसकी शर्ट मुझे थोड़ी टाइट लग रही है। मगर वो कहने लगा कि नहीं, आप यही पहनेंगी, देखिए अगर आप इसे पहनेंगी तो ठीक है, वरना मुझे लड़कियों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक लड़की मुझे मिल जाएगी। पहले ही मुश्किल से ये नौकरी उसे मिली थी, इसलिए श्रद्धा जल्दी से मान गई थी। घर जाकर जब उसने ये खबर भाभी को बताई तो भाभी की तो खुशी की कोई सीमा ही ना रही थी। वो कहने लगी कि बस जैसे ही तुम्हें पैसे मिलने लगे तो तुम हर महीने मेरे हाथ पर खर्चा रखा करो, आखिर को इस घर की बड़ी मैं ही हूँ। वो सीधी सादी भोली भाली सी लड़की फौरन मान गई थी। हाँ भाभी, फिक्र मत कीजिए, छोटू की पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और घर का खर्च भी अच्छे से चलता रहेगा। मगर 5 स्टार होटल में पहुंचने के बाद जब उसने वो यूनिफॉर्म चेंज रूम में जाकर पहना तो उसका चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था। जीन्स और उसके ऊपर जो शर्ट थी वो काफी टाइट हो रही थी। मजबूरी में उसे सामने के 2 बटन खोलने पड़े, क्योंकि अगर वो ऐसा न करती तो उसका दम घुट जाता। फिर जब उसने खुद को आईने में देखा तो एक नज़र अपने शरीर की रौनक देखकर वो शर्म से लाल पीली हो गई थी। किसी भी तरह वो दुपट्टा करने की अनुमति नहीं थी। उसने बालों को जूड़ा बनाया, चेहरे पर एक प्रोफेशनल मुस्कान रखी, अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस की और बाहर चली गई। वहाँ पर काम करने वाले जितने भी वेटर्स थे सब उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और वो नजरें झुकाकर चुपचाप बाहर चली गई। जिस कॉर्नर में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी वो वहीं पहुंच गई। ये उस शहर का सबसे बड़ा होटल था और यहाँ पर दूसरे देशों से बड़े बड़े अमीर लोग आया करते थे। अक्सर बिजनेस मीटिंग यहीं पर होती थी। फिर जब वो मुस्कुराकर उन सबके सामने जाकर मेन्यू कार्ड पेश करती, मुस्कुराकर ऑर्डर लेती और बाकी वेटर्स के थ्रू उन्हें पहुंचवाती तो वे बड़े बड़े बिजनेसमैन उसके हुस्न को देखकर अपनी आंखें ठंडी करते रहते थे। मजबूरी के चलते ही श्रद्धा को ये सब कुछ सहना पड़ रहा था। ड्यूटी के बाद वो फौरन वो यूनिफॉर्म वहीं उतार कर रखती और दूसरे कपड़े पहनकर घर जाती थी। यहाँ पर तो उसके गली मोहल्ले के किसी रिश्तेदार या पड़ोसी का आना जाना ही नहीं था। अगर कोई उसे इस होलिये में देख लेता तो पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती और कोई उसे मोहल्ले में टिकने ही ना देता, क्योंकि वो लोगों की सोच से अच्छी तरह वाकिफ थी। बहरहाल अगले रोज जब वो दोबारा काम पर आई तो फौरन अपनी ड्यूटी संभाल चुकी थी। अभी वो काउंटर पर खड़ी थी कि एक वेटर ने आकर उसे कहा कि जल्दी से टेबल नंबर 1 में प्राइवेट कॉर्नर में जाओ, वहाँ पर सर कुछ क्लाइंट के साथ मौजूद हैं, उन्हें कॉफ़ी सर्व करनी है। ये सुनकर वो जल्दी से कॉफ़ी लेकर खुद देने के लिए गई, मगर सामने का दृश्य देखकर वो ठिठक गई थी, क्योंकि सामने एक 30 साल का खूबसूरत मगर बेहद घमंडी नौजवान बैठा था। वो सूट वूट टाई चढ़ाए काफ़ी हैंडसम लग रहा था और उसके सामने 2 अंग्रेज बैठे बातें कर रहे थे। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गई थी। यहाँ पर तो वो अधेड़ उम्र का मैनेजर मौजूद ही नहीं था। आगे बढ़कर उसने जैसे ही कॉफ़ी पेश करनी चाही, तभी एकदम से पीछे से गुजरने वाले वेटर के कंधे से टकराकर उसकी कॉफ़ी का कप जाकर सीधे सामने बैठे इंसान पर गिर गया था। गर्मा गर्म कॉफ़ी उसके सीने को झुलसा रही थी। वो फौरन गुस्से से उठा और कहने लगा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो गुस्से से चिल्लाकर खड़ा हुआ था। श्रद्धा तो ऐसी थी जैसे काटो तो खून ना निकले। दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी कि अगर नौकरी छूट गई तो क्या होगा। वो घबराकर फौरन आगे बढ़ी और टिश्यू उठाकर उसकी शर्ट को साफ करने लगी। वो कहने लगी, सॉरी सर, प्लीज़ सॉरी, मुझे नहीं पता था ये सब कैसे हो गया। ये पहली बार था जब आकाश ने उसे देखा था और देखता ही रह गया था। उसके हुस्न ने तो आकाश की आंखें और भी फैलने पर मजबूर कर दी थी। इतनी खूबसूरत लड़की उसके इतने करीब थी। धीरे धीरे उसकी नजरें उसके खुले हुए बटन की तरफ गई थीं और वो तो जैसे वहीं पर उसका दीवाना हो चुका था। फौरन उन क्लाइंट्स को इशारा किया तो वो वहां से जा चुके थे। उसे खुद को यूं घूरता देख श्रद्धा उससे दूर हुई थी और कहने लगी कि सॉरी सर, प्लीज़ मेरी शिकायत मत लगाइएगा। बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली है। मैं वादा करती हूँ आइंदा आपको शिकायत का कोई दूसरा मौका नहीं दूंगी, बल्कि आपको मैं कहीं भी नज़र भी नहीं आऊँगी। प्लीज़ सर, आपको नई शर्ट भी चाहिए तो मैं आपको अपनी सैलरी से पैसे कटवा कर आपको दे दूंगी, मगर ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे मेरी नौकरी चली जाए। घबराए हुए अंदाज में वो बोल रही थी और वो आगे बढ़ा।
अपना कोट उतारकर उसने टेबल पर रखा और शर्ट के बटन खोलते हुए वो आगे बढ़कर उसे दीवार से लगा चुका था। उस वक्त वहां पर कोई दूसरा मौजूद नहीं था। वो कहने लगा, जानती भी हो इस शर्ट की कीमत क्या है? वो कहने लगी, 500। उसकी आंखें फैल गईं। वो कहने लगा, क्या 500? वो फौरन कहने लगी, अच्छा 500 नहीं तो 5,000 होगी। वो कहने लगा, नहीं 50,000। बताओ, दे पाओगी अभी के अभी? वो तो घबरा चुकी थी, उसकी तो सैलरी ही 30,000 थी, 50,000 कहाँ से देती? वो हड़बड़ा कर कहने लगी कि नहीं सर, इतने तो पैसे मेरे पास नहीं है। वो कहने लगा, अच्छा अगर इतने नहीं है तो फिर मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारी गलती माफ़ कर दूंगा। ये कहते हुए उसकी नज़रें सीधा श्रद्धा के होठों पर टिक गई थी। वो अपने होठों पर जुबान फेरता हुआ फिर श्रद्धा के करीब आया और कहने लगा कि अगर तुम अपने होठों से। वो इतना बोला ही था कि श्रद्धा को फौरन उसे धक्का देकर पीछे हट चुकी थी। कहने लगी, शट अप, क्या समझ रखा है आपने? क्या मैं आपको ऐसी लड़की लग रही हूँ? अमीर होंगे तो अपने घर में होंगे। मैं अभी आपकी कंप्लेंट करती हूँ, आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि याद रहेगा, मैं आपका इस होटल में आना ही बंद करवा दूंगी। वो उसे धमकियां दे रही थी और वो सीने पर हाथ बांधकर उसकी बातों को चेहरे पर मुस्कान सजाए सुन रहा था। वो चिल्लाई हुई वहां से निकली और सीधा ऑफिस की तरफ गई, जहां वो अधेड़ उम्र का आदमी मौजूद था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई तो चिल्लाकर कहने लगी कि सर, आप अपने इस कस्टमर को यहाँ से बाहर निकालिए, ये मुझसे गलत बातें कर रहा है। इसे बात करने की तमीज नहीं है। मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन क्या ये इतने गिर चुके हैं कि मुझे इस तरह की ऑफर देंगे? अभी वो बोल ही रही थी कि पीछे से आकाश वहां आ खड़ा हुआ था। आकाश को देखकर उस अधेड़ उम्र के आदमी की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थी। वो फौरन कहने लगा, ये लड़की चुप हो जाओ, पीछे सर खड़े हैं, जानती भी हो वो इस होटल के मालिक हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि उनके होटल में तुमने कोई ड्रामा रचा है तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। आकाश टेक लगाकर दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था और ये सुनकर जब उसने फौरन पलट कर देखा तो सच में आकाश ही था। उसे लगा जैसे आसमान उसके सिर पर टूट पड़ा हो। वो इस होटल का मालिक था। नहीं नहीं, वो तो चकरा गई थी। आकाश ने बस आंखों से एक इशारा किया और वो अधेड़ उम्र का मैनेजर जो केवल उसके होटल को संभाल रहा था वहां से जा चुका था। आकाश और भी करीब आया, यहाँ तक कि वो टेबल से जा लगी थी और उसने दोनों हाथ टेबल पर रखकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो कहने लगा, एक वेटर होकर मुझे इतनी अकड़ दिखा रही हो? बड़े बड़े बिजनेसमैन की बेटियां मेरे साथ वक्त बिताने को तरसती हैं और तुम एक वेटर होकर इतनी अकड़ दिखा रही हो? बताओ कितना लोगी मेरे पास आने का? वो लगातार उस पर इस तरह के घटिया शब्द कसता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने अपनी जेब से पैसे निकाल कर रख दिए थे। फिर चेकबुक भी रख दी कि जितने पैसे कहोगी देने को तैयार हूँ। मगर उसके मुंह से ये सब सुनकर श्रद्धा की आंखें बरस पड़ी थीं। वो रोने लगी, फिर रोते हुए कहने लगी, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे इस नौकरी पर, और तुम्हारी इस नौकरी पर। एक मजबूर बेबस लड़की पर। अपना पेट भरने के लिए घर से बाहर निकले तो ऐसे भेड़िए यूं ही उसे नोचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अगर तुम अपनी सारी जायदाद सिर्फ एक रात के लिए किसी लड़की के नाम कर सकते हो तो जाओ, तुम्हारी सारी दौलत के बदले भी मैं मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारे साथ एक लम्हा भी बिताना पसंद नहीं करूंगी। ये कहकर वो वहां से बाहर निकल चुकी थी। रोते हुए उसने कपड़े बदले और होटल से बाहर आ चुकी थी। वो नौकरी छोड़ आई थी। वो लगातार रोज आ रही थी। उसका जी चाहता कि बस किसी के गले लगकर फूट फूट कर रो दे। रोते रोते वो घर पहुंची थी। जैसे ही भाभी ने उसे वक्त से पहले घर देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी क्यों आ गई? और कोई ना मिला तो श्रद्धा भाभी के ही गले लग गई। उसे रोता देखकर भाभी पूछने लगी, क्या हुआ लड़की, रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? वो रोते हुए उन्हें सब कुछ बताने लगी। उस ऑफर के बारे में भी बताया जो उसके बॉस ने उसे दी थी, मगर बजाय उसका साथ देने के उसकी भाभी गुस्से से कहने लगी, पागल हो गई है क्या? दिमाग ठीक है तेरा? अरे कौन सा किसी को पता चलना था? अगर थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिता भी लेती तो जानती है हमारी जिंदगियां संवर जाती, हम करोड़ों में खेलते, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ मिल जाता। उसकी भाभी इस हद तक पैसे के लिए गिर सकती हैं, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक झटके से वो उसे अलग हुई और कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? मैं अपने मरे हुए बाप और भाई की इज्जत हूँ,
मैं मर जाऊंगी मगर अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगाऊंगी। मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप मेरे साथ इस तरह की कोई बातें करेंगी कि मेरी इज्जत ही दांव पर लगा दें। वो रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर होटल में खड़ा आकाश मुस्कुराया जा रहा था। ऐसी ही लड़की की उसे तलाश थी। वो तो बस ये देखना चाहता था कि क्या ये लड़की भी बाकी लड़कियों जैसी ही है या फिर सच में एक अच्छा रिश्ता निभाने के काबिल भी है। इससे पहले भी काफ़ी खूबसूरत लड़कियां उसकी नज़रों से गुजरी थी। उसने उनसे भी ऐसे ही फ्री होकर बात की थी, उन्हें पैसों की ऑफ़र दी और वो लालची लड़कियां कुछ लाख रुपयों के लिए उसके बिस्तर पर आने को भी तैयार हो जाती थी, मगर वो उन्हें ठुकरा दिया करता। एक तरह से वो श्रद्धा को भी आजमा ही रहा था। मगर वो लड़की गरीब जरूर थी मगर अपनी इज्जत का सौदा करने वाली नहीं थी। फौरन उसने उसकी सारी जानकारी निकलवाई थी। अगले 2 दिनों के भीतर ही वो श्रद्धा के बारे में सब कुछ जानकारी इकट्ठी कर चुका था और उसके घर पहुंच चुका था। सुबह का वक्त था। वो दुपट्टा कंधे पर डाले आंगन में झाड़ू लगा रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हाथ में झाड़ू लिए ही वो दरवाजे के पास आ गई थी। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने कतार में खड़े 10 नौकर फल और शगुन की टोकरी लिए अंदर आने लगे और उसके बाद आकाश भी अंदर आ गया। चेहरे पर मुस्कान सजाए आकाश को देखकर वो एक पल को घबरा गई थी। वो कहने लगी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो कहने लगा, तुमसे सगाई करने के लिए आया हूँ। अंगूठी तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। ये सुनकर वो गुस्से से आग बबूला हो गई थी। फौरन फलों की टोकरी उठाकर फेंकने लगी और कहने लगी, चले जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, तुम्हारा होटल नहीं जो तुम मुझ पर अपनी मनमानी चलाओगे। मैं कभी भी तुम जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। तुम जैसे लोगों का क्या भरोसा, शादी करके और अपना मतलब पूरा करके फिर छोड़ दोगे। वो कहने लगा कि एक बार आजमा कर देख लो। मगर वो कहने लगी कि हमारे लिए शादियां कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है जो आजमाते रहें। उसकी भाभी भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वो फौरन अपनी आंखों से चश्मा उतारकर सीधा उसकी भाभी की तरफ ही गया था, जो आकाश की पर्सनैलिटी से पहले ही प्रभावित हो चुकी थी। वो कहने लगा कि ये लड़की तो पागल है। मुझे तो आप समझदार लगती हैं भाभी जी। आप बताइए, इतना अमीर लड़का खुद उसके दरवाजे पर चलकर उससे शादी करने के लिए आए तो बताइए, अगर उसकी जगह आप होती तो क्या शादी के लिए मना करती या नहीं? वो फौरन मुस्कुराकर कहने लगी कि अरे मैं तो अपने पति से तलाक लेकर तुम जैसे लड़कों से शादी कर लेती। ये तो है ही पागल। वो कहने लगा कि भाभी जी, बस मैं चाहता हूँ कि श्रद्धा से मेरी शादी हो जाए और बदले में मैं आपका और आपके बच्चे करण का सारा खर्च उठाऊंगा। उसे अच्छी जगह नौकरी भी दिलवाऊंगा और फिक्र मत कीजिए, हर महीने राशन आपके घर पहुँचता रहेगा। वो तो किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था और जबरदस्ती उसकी उंगली में अंगूठी पहना कर जा चुका था कि अगले 2 दिनों में उसके साथ शादी करने वाला है। वो अपने हाथ में पहनी अंगूठी उतारने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वो इस कदर फंस चुकी थी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। ठीक 2 दिन बाद आकाश शादी करने के लिए पहुंच चुका था। वो इनकार करती रही मगर आकाश उससे शादी कर चुका था और आखिरी मौके पर उसकी भाभी ने भी उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि मेरा ना सही, अपने मरे हुए भाई के बेटे के लिए ये सब कुछ कर लो। मुझे तुम कुछ नहीं समझती मगर अपने भतीजे को तो कामयाब देखना चाहती हूँ ना। यूं दर दर की ठोकरें खाकर भला कैसे अपने भतीजे को डॉक्टर बनाओगी? वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी थी। वो उसे बिना किसी शोर शराबे के शादी के लिए मना चुकी थी। आकाश जब आया तो वो चुपचाप दुल्हन बनकर बैठ चुकी थी। शादी की तमाम रस्में पूरी हुई और वो उसे रुखसत करके अपने घर ले आया था। श्रद्धा के दिल में बस नफरत थी, नफरत के अलावा कुछ और नहीं था। उसके दिल में आकाश के लिए ये तस्वीर बन चुकी थी कि वो बस एक हुस्न परस्त और लड़कियों के साथ वक्त गुजारने वाला लड़का है। न जाने कितनी लड़कियों से उसने ताल्लुक़ रखे होंगे और बस चंद रोज़ उसके साथ गुजार कर फिर उसे छोड़ देता होगा या फिर उसके सामने गैर औरतों के साथ ताल्लुक़ बनाएगा। ये सोचकर ही वो उससे नफरत करने लगी थी। आकाश के घर में सिवाय आकाश के और कोई भी नहीं था। उसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और भाई बहन नहीं थे। वो दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी जब आकाश कमरे में आया था। श्रद्धा की जगह अगर कोई और लड़की होती तो इस कदर हसीन घर और अमीर पति को देखकर हर पुरानी गलती भूल जाती और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा लेती। मगर ये तो श्रद्धा थी और श्रद्धा इतनी आसानी से उसके सामने झुकने वाली नहीं थी। जैसे ही वो कमरे में आया और उसके
बेड पर उसके करीब बैठा तो वो फौरन दूर हटकर कहने लगी कि प्लीज मुझे छूने की कोशिश मत करना। वो हल्का सा मुस्कुराया, कहने लगा कि क्यों, अब तो शादी कर ली है और शादी करके पत्नी बनाकर इस घर में और इस कमरे में लाया हूँ, तुम मेरे लिए जायज़ हो। अब मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ और मैं करूँगा भी। मैं अपनी शिद्दतें तुम पर लुटाना चाहता हूँ, तुम्हारे वजूद पर अपनी मोहर लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कल सुबह जब तुम उठो तो तुम्हारे पूरे वजूद पर मेरी मोहब्बत, मेरी शिद्दतों के निशान मौजूद हों और तुम्हें ये रात हमेशा याद रहे। ये कहकर वो उसके करीब आया। फिर जैसे ही उसके करीब आने लगा तो अगले ही पल उसने साइड टेबल पर पड़े हुए गुलदान को उठाकर उसके सर पर दे मारा था। खून की एक लकीर उसके माथे से निकली थी। वो उस गुलदान को उठाकर ही दूसरी तरफ उतरी थी और कहने लगी कि खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं बार बार बता रही हूँ, मुझे नफरत है तुमसे आकाश। तुम सिर्फ मेरा इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम जिस रोज मेरे करीब आओगे, मुझे हासिल कर लोगे तो तुम मुझे तलाक दे दोगे और मुझे दर दर की भटकने पर मजबूर कर दोगे। मैं तुम्हें अपने करीब नहीं आने दूंगी। अपने माथे से निकलते खून को देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। वो फौरन आगे बढ़ा और कहने लगा, माई डियर वाइफ, तुम तो बिल्कुल किसी फिल्म की हीरोइन जैसी हिटलर किस्म की हो। तुम्हारे साथ तो जिंदगी जीने का बड़ा मजा आएगा। मैं तो ऐसी ही बीवी चाहता था और तुम बिल्कुल ऐसी ही निकली। सुहागरात तो तुम्हारे साथ मैं मना कर ही रहूंगा। ये कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ा तो उसने गुलदान फेंक कर मारा तो वो एक तरफ हट चुका था। गुलदस्ता नीचे गिर गया, टूट गया और वो उसे अपनी बाहों में भर चुका था। वो चाहता तो नहीं था कि उसके साथ जबरदस्ती करे, मगर जो हरकत उसने की थी वो उसे सजा देना चाहता था। जो दर्द उसे हुआ था वो ही दर्द वो उसे भी महसूस करवाना चाहता था, मगर अपने तरीके से। उसने अगले ही पल अपने दोनों हाथों से श्रद्धा के दोनों बाजुओं से पकड़ा और फिर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। वो पूरी तरह बेकाबू होकर उसके होठों पर अपनी शिद्दतें लुटाए जा रहा था। उसकी सांस रुकने लगी। एक झटके से उसने पूरी ताकत से उसे खुद से अलग किया था। श्रद्धा फूट फूट कर रोने लगी थी तो आकाश कहने लगा कि क्यों, इससे ज्यादा दर्द तो मुझे हुआ था, हिटलर कहीं की। अब पता चलेगा दर्द क्या होता है। आज के लिए शायद इतना ही काफी है। श्रद्धा की आंखों में आंसू देखकर उसे उस पर रहम आ चुका था और वो खुद कमरे से बाहर निकल आया था। उस रात के बाद दोबारा वो उस कमरे में नहीं गया था। सारी रात हाथ में गुलदस्ता पकड़े श्रद्धा सोती रही थी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरा खाली था। सब कुछ नॉर्मल था, मगर अब नए वहम उसके दिल में जन्म लेने लगे थे कि कहीं उसने उसकी भाभी और भतीजे को कोई नुकसान पहुंचा दिया। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, या फिर अगर उसने उसे छोड़ दिया तो। इन बहमों ने उसका सांस तक लेना मुश्किल कर दिया था। 2 दिन तक आकाश ना उससे बोला था, न उसके कमरे में आया था, बस दूर ही दूर से उसे देखता रहा था। उस शाम जब वो घर आया तो सीधा अपने कमरे में ही आया था। अभी अभी श्रद्धा अपने बालों को कंघी कर रही थी। वो नहाकर निकली थी। गीले बालों ने उसकी फ्रॉक को पीछे से गीला भी कर दिया था। उसकी नज़रें एक बार फिर उस पर रुक गई थीं, मगर वो नज़रें फेर गया। उसे यूं खुद को नज़रअंदाज करते देखकर उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। शायद इसकी वजह ये थी कि वो देखना चाहती थी कि ये इंसान उसके कितनी मोहब्बत करता है। वो उसकी मोहब्बत और अपनी अना में किस कदर हद तक जा सकता है। डर के मारे ही सही वो उसके सारे काम खुद करने लगी थी। वो उसके लिए खाना बनाने लगी और उसके आगे पीछे होने लगी। आकाश सब कुछ महसूस कर रहा था, मगर कुछ बोल नहीं रहा था। जब श्रद्धा ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो कहने लगा, हटो, मुझे टीवी देखने दो। वो कहने लगी, नहीं हटूंगी। क्या मुझे ये सब दिखाने के लिए ही लाए थे? वो कहने लगा, क्या परेशानी है तुम्हें? इतना बड़ा घर है, नौकर है, खाने पीने को सब कुछ मिलता है, और क्या चाहिए तुम्हें? वो कहने लगी, क्या मुझे इस घर में आप इसीलिए लाए थे? वो कहने लगा, बीवी बनाकर लाया था। और बीवियों के साथ क्या किया जाता है, उन्हें कैसे रखा जाता है, मैं सब कुछ करना चाहता था, मगर जब तुमने ही वो सब कुछ करने नहीं दिया। एक डेकोरेशन पीस की तरह कमरे में एक कोने में पड़े रहना है तो रहो। अब मैं तुम्हें छोड़ तो सकता नहीं। वो कहने लगी, आपने मुझे इतनी गंदी बात कही थी, मेरे सामने पैसे रखे थे। क्या मैं आपको इतनी गिरी हुई लग रही थी जो आप मुझे पैसों की देकर इस तरह की बातें कर रहे थे? क्या एक औरत की इज्जत, उसका मान सम्मान आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता? ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जब आकाश उठा, उसके करीब आया और अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा। वो कहने लगा, गलत सोचना बंद करो।
तुमने मुझसे पहले मेरी ज़िंदगी में कई लड़कियां आई थीं जो सिर्फ पैसों के एवज मुझसे रिश्ता बनाना चाहती थीं, मगर मैंने उन्हें अपने करीब नहीं आने दिया था। ये बात मुझे मेरी माँ ने सिखाई थी कि कभी भी उस औरत को अपने घर की इज्जत मत बनाना जो कुछ कागज के टुकड़ों के लिए किसी भी मर्द के बिस्तर तक जाने को तैयार हो जाए। और हुआ भी ऐसा ही था। तुमसे पहले जितनी भी लड़कियां आई थीं सब पैसों की भूखी थीं, मगर जब वही बात मैंने तुमसे कही, क्योंकि तुम मुझे दिल से अच्छी लगी थी, मैं तुम्हारे हुस्न को अपने इस घर में सिर्फ अपने तक महफूज रखना चाहता था। और देखो, तुमने इनकार किया और मैं तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाकर इस घर में ले आया। वो जिस अंदाज में बोल रहा था वो कुछ कुछ समझ रही थी और खुद को खुशकिस्मत भी महसूस करने लगी थी। शायद वो तरीका आकाश के लिए ठीक था, मगर श्रद्धा की नज़र में वो उसे अंदर तक हिला चुका था। कुछ देर तो गिले शिकवे होते रहे और फिर वो उसका हाथ पकड़कर बाहर घुमाने के लिए ले गया था। दिल की रंजिशें शायद ऐसे ही खत्म होने वाली थीं। धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। वो मुस्कुराकर अक्सर उसे देखता और देखता ही रह जाता, मगर दोबारा उसने ज़बरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि श्रद्धा ने उसे मना कर रखा था। श्रद्धा भी ये बात जान चुकी थी कि और ज़्यादा अपने पति को खुद से दूर रखना कोई अच्छी बात नहीं थी। इसलिए उस शाम उसने एक खूबसूरत ब्लैक कलर की जालीदार साड़ी पहनी और कमरे को भी यूं सजाया था जैसे आज उसकी पहली रात हो। जैसे ही मीटिंग अटेंड करने के बाद आकाश घर आया तो कमरे का बदला हुआ हुलिया देखकर उसके तो होश ही उड़ चुके थे। सामने बेहद बेबाक साड़ी में लिपटी अपनी पत्नी को देखकर वो पलक के झपकना ही भूल चुका था। आकाश को तो पहले ही उस रात का इंतजार था और वो उस लड़की के हुस्न पर अपनी शिद्दतें लुटाना चाहता था। आखिरकार वो रात भी आ चुकी थी। वो मुस्कुराकर उसके करीब गया। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए थे। आकाश ने उसकी मोहब्बत को कबूल किया और फिर वो अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा था। पूरा कमरा उन दोनों की मोहब्बत भरी आवाज़ों से गूंज रहा था और उस रात वो दोनों अपना आप एक दूसरे के नाम हमेशा के लिए कर चुके थे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।